तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज जो है ना, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि आज का एक तो वीडियो नहीं है, ये पॉडकास्ट है। और जैसे कि आप लोग जानते हो, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने जो ना हमारे चैनल पे सीरीज शुरू की थी, जो पॉडकास्ट की थी, टेक्निकल सीरीज थी। पॉडकास्ट जो है उसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे बैठ के, हमारे साथ में सूर्यकांत सर हैं ऑटो उस्ताद से, बहुत एक्टिव मेंबर हैं हमारे साथ में स्कैनकास्ट पे भी। तो हम लोग आज का जो पॉडकास्ट है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक टेक्नीशियन के तौर पे वर्कशॉप में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वर्कशॉप में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं रोजमर्रा पे टेक्नीशियन को, जिसकी वजह से उनकी कमाई पे भी असर पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे एंगल है जहाँ पे देखा नहीं जाता, जहाँ पे उनके हेल्थ पे भी असर पड़ता है। और साथ ही के साथ हम लोग प्रॉब्लम और चैलेंजेस डिस्कस करके हो जाएगा। तो फिर हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि कहाँ पे एक टेक्नीशियन, ऑटोमोबाइल का जो टेक्नीशियन है, वो अपने आप को ग्रो कर सकता है, वो अपने आप को एक बेहतर टेक्नीशियन के तौर पे स्टैब्लिश कर सकता है। तो ये सब जो है आज हम इस पॉडकास्ट में समझेंगे। देखिए, ये थोड़ा सा हटके वीडियो है दोस्तों। ऐसे वीडियो जो है ना ऑटोमोबाइल में, खास करके हमारे टेक्नीशियन की फील्ड में लोग बनाते नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। थोड़ा सा इंसाइट आपको मिलेगा। सूर्यकांत सर का 20 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे हमने वॉशिंग डिपार्टमेंट से लेकर एडवाइज़र से लेकर मैकेनिक, टेक्नीशियन, ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में हमने काम किया हुआ है। आप लोगों के साथ सर कुछ इंसाइट हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। हाँ। ये वो चैलेंजेस हैं जो आप लोगों ने फेस किए हैं, और वो हम लोग जो है ना आपस में डिस्कस करके उसका सोल्यूशन बेसिकली आज आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। तो ये ही एक चीज़ जो है हमारे लिए मैटर करेगी। तो सूर्यकांत सर, मैं सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, आपका खुद का एक वर्कशॉप चल रहा है। अच्छा, कितने वर्कशॉप अभी तक आप चला चुके हो? मैं अराउंड अभी तक मेरे 3 बिजनेस ऑटोमोबाइल से लेके मैंने चालू किए थे, जिसमें से जो हर बिज़नेस में अराउंड 3 साल तक चालू करने के बाद उसको मैंने वाइंड अप किया, ताकि एक ब्रेक इवन नहीं आ रहा था। क्योंकि देखो, बिज़नेस में हर कोई मेहनत करता है, मगर 3 साल के बाद अगर फिर भी वो बिज़नेस वो लेवल पे ग्रो नहीं कर रहा है, तो उससे तुमको बेझिझक पीछे हटना चाहिए और नया फिर से कुछ चालू करना चाहिए। तो फर्स्ट मेरा एक वॉशिंग सेंटर था, जिसको तो बहुत ही जल्द मैंने बंद कर दिया, क्योंकि पेन ऑफ लेबर की वजह से, क्योंकि लेबर पे डिपेंडिंग बिजनेस था, तो वो मैंने बंद किया। जैसा कि अभी मार्केट उस बिज़नेस को बूम कर रहा है कि डिटेलिंग सेंटर डालो, ये डालो, तो 2014 में भी मैंने एक डिटेलिंग सेंटर डाला था, जिसको 14 से 17 तक मैंने रन किया। सेम चैलेंजेस उसमें भी आ गए, क्योंकि इकोनॉमी जैसे ही डाउन होती है, इकोनॉमी में कुछ भी गड़बड़ होती है इंडिया के, जैसे नोटबंदी आ गई 16 में, करेक्ट, फिर GST आ गया, फिर ये सब चक्कर में लोगों ने सोचा कि पैसे दबा के रखे, पैसे खर्चा नहीं किया, तो इंडस्ट्री डाउन हो गई ऑटोमोबाइल का। क्योंकि देखो, बिजनेस में हर कोई मेहनत करता है, मगर 3 साल के बाद अगर फिर भी वो बिजनेस वो लेवल पे ग्रो नहीं कर रहा है, तो उससे तुमको बेझिझक पीछे हटना चाहिए और नया फिर से कुछ चालू करना चाहिए। तो फर्स्ट मेरा एक वॉशिंग सेंटर था, जिसको तो बहुत ही जल्द मैंने बंद कर दिया, क्योंकि पेन ऑफ लेबर की वजह से, क्योंकि लेबर पे डिपेंडिंग बिजनेस था, तो वो मैंने बंद किया। जैसा कि अभी मार्केट उस बिज़नेस को बूम कर रहा है कि डिटेलिंग सेंटर डालो, ये डालो, तो 2014 में भी मैंने एक डिटेलिंग सेंटर डाला था, जिसको 14 से 17 तक मैंने रन किया। सेम चैलेंजेस उसमें भी आ गए, क्योंकि इकोनॉमी जैसे ही डाउन होती है, इकोनॉमी में कुछ भी गड़बड़ होती है इंडिया के, जैसे नोटबंदी आ गई 16 में, करेक्ट, फिर GST आ गया, ये सब चक्कर में लोगों ने सोचा कि पैसे दबा के रखे, पैसे खर्चा नहीं किया, तो इंडस्ट्री डाउन हो गई ऑटोमोबाइल का। सेल वो टाइम का तुम देख लेना कि जीरो होते, मतलब जीरो, मतलब कम, जनरली एक लेवल पर रीजन ये भी था कि हमारा जो वॉशिंग वगैरह का जो बिजनेस होता था, नॉर्मली लोग अपनी गाड़ी वॉशिंग कराने जाते थे, तो ज्यादातर अपने जो छुट्टे पैसे होते थे, कैश जो होता था, वही खर्चा करते थे। और एक टाइम पे वो जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, उसके बाद में बहुत अच्छा खासा इफेक्ट छोटे बिजनेसेस पे बहुत ज्यादा हुआ था, जो कैश ड्रिवन होते थे। तो वही रहता है ना कि एक जॉब करते करते हमको लगता है यार जॉब अच्छा नहीं है, बिजनेस अच्छा है, हमको बिजनेस करना चाहिए। तो वही से ही मेरा बैकग्राउंड था। मैं किसी कंपनी के लिए एज ए एरिया मैनेजर काम कर रहा था, एज ए टेक्निकल हेड काम कर रहा था, एक अच्छी खासी
स्किल हाथ में आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना एक बिजनेस चालू करूं। और सडनली मैंने 2017-18 में उसको जज किया कि वो बिजनेस पूरा का पूरा मेरे ऊपर डिपेंड है, और वो उसी में भी अप डाउन सर्विस इंडस्ट्री में अप डाउन होते रहते हैं। करेक्ट। तो वो हिसाब से उसको भी मैंने वाइंड अप किया। 2018 में मैंने तब तक ये 4-5 साल में जब मैं बिजनेस कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक कार सर्विस इंडस्ट्री में अच्छा खासा मार्जिन, वो टाइम का तुम देख लेना कि जीरो होते हैं, मतलब जीरो मतलब कम, जनरली एक लेवल एक पे रीजन कम ये हो भी गया। था कि हमारा जो वॉशिंग वगैरह का जो बिजनेस होता था, नॉर्मली लोग अपनी गाड़ी वॉशिंग कराने जाते थे तो ज्यादातर अपने जो छुट्टे पैसे होते थे, कैश जो होता था, वही खर्चा करते थे। हाँ। और एक टाइम पे वो जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, उसके बाद में बहुत अच्छा खासा इफेक्ट छोटे बिजनेसेस पे बहुत ज्यादा हुआ था जो कैश ड्रिवन होते थे। तो वही रहता है ना कि एक जॉब करते करते हमको लगता है यार जॉब अच्छा नहीं है, बिजनेस अच्छा है, हमको बिजनेस करना चाहिए। तो वही से ही मेरा बैकग्राउंड था, मैं किसी कंपनी के लिए एज ए एरिया मैनेजर काम कर रहा था, एज ए टेक्निकल हेड काम कर रहा था। एक अच्छी खासी स्किल हाथ में आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना एक बिजनेस चालू करूं। और सडनली मैंने 2017-18 में उसको जज किया कि वो बिजनेस पूरा का पूरा मेरे ऊपर डिपेंड है, और वो उसी में भी अप डाउन सर्विस इंडस्ट्री में अप डाउन होते रहते हैं। करेक्ट। तो वो हिसाब से उसको भी मैंने वाइंड अप किया। 2018 में मैंने तब तक ये 4-5 साल में जब मैं बिजनेस कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक कार सर्विस इंडस्ट्री में अच्छा खासा मार्जिन, जहाँ पे जो टेक्नीशियंस है कम एजुकेटेड है और अच्छा मार्जिन लेके जा रहे हैं। करेक्ट। तो मैंने साइमल्टेनियसली उसका थोड़ा स्टडी किया, सर्विसिंग क्या होती है, ऑयल क्या है, ऑयल कूलेंट्स क्या है, ये सब हम बेचते भी थे, तो इसका अच्छा खासा नॉलेज था। और जब हम सेल्स में काम करते थे अच्छी कंपनियों में, तब हमने देखा था कि एक अच्छे वर्कशॉप कैसे चलते। तो साइमल्टेनियसली मैंने 2019 में खुद का वर्कशॉप डाला 4 व्हीलर का, जो पार्टनरशिप में, और टिल डेट आज 5 साल में अच्छा चल रहा है। ओके। अच्छा ग्रो कर रहे हैं, और साथ ही में डायग्नोसिस में भी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो एक बिजनेस तो चल रहा है, मगर अभी आने वाले चैलेंजेस अलग अलग है। तो मुझे ये बताइए, 5 साल तक एक वर्कशॉप चलाना, मतलब ये नॉर्मल सा काम नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ना इंडस्ट्री के बाहर के होते हैं, मतलब ऑटोमोबाइल से नहीं होते हैं, और वो फिर आके एक वर्कशॉप चालू कर देते हैं जो 1-1.5 साल में ना वाइंड अप कर देते हैं। क्योंकि मैकेनिक के भरोसे चालू किया था, एसी टेक्नीशियन के भरोसे चालू किया था, एंड आप खुद एक मतलब डायरेक्टली हैंड्स ऑन काम करते नहीं हैं, तो जो टीम है उसके भरोसे मतलब 5 साल तक कैसे बिल्ड किया? इसमें 2-3 चीजें हैं कि जैसे कि आप कोई वर्कशॉप डाल रहे हो, मार्केट में है ना एक हवा बनी रहती है कि यार पेंट बूथ रहेगा ना तो पेंट की गाड़ी आएगी, ठीक है, 2 पोस्ट लिफ्ट रहेगा ना तो वर्कशॉप में गाड़ी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे नहीं रहता है। किसी एक वर्कशॉप को अगर तुम बनाते हो तो उसको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत रहती है। एक अच्छा मार्केट प्लेस, अच्छा मार्केटिंग और अच्छे टेक्नीशियन, और तुमको रन करने के एक अच्छे एथिक्स होने चाहिए कि तुम क्या रन कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम बोलोगे कि मैं सिंथेटिक ऑयल डाल रहा हूँ, तुम नॉर्मल ऑयल से काम चला रहे हो, तो तुम कस्टमर से धोखाधड़ी कर रहे हो। कस्टमर तुम्हारे पास आ जाएगा, पैसे देगा, आने वाले पीरियड पे वो तुमको पीठ दिखाएगा कि मेरे को यहाँ पे नहीं जाना है। सही बात, ठीक है। तुम्हारे पास एरोगेंस नहीं होना चाहिए। बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में तुम जाओ, तुम्हारा एरोगेंस 0 होना चाहिए। तुमको कस्टमर 4 बातें सुनाएगा, तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी तुमको पहले सुन के लेना, बाद में जस्टिफाई करना है कि सर मेरी ये गलती नहीं थी, मैंने आपका काम अच्छा किया था। बहुत सारे बिजनेस में है ना, लोगों की हवा देख के कि इसका वर्कशॉप चल रहा है, एक इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास ना लिफ्ट है, ना इसके पास ऑयल का अच्छा सा स्टॉक है, ना इसके पास टूल्स है, फिर भी ये वर्कशॉप चला रहा है। तो मैं अगर इसके बाजू में जाके पेंट बूथ, लिफ्ट, कंप्रेसर विम्प्रेसर सब लेके बैठ जाऊंगा, मेरा अच्छा धंधा हो जाएगा। इसी के वजह से बहुत सारे इंडस्ट्री में वर्कशॉप आ गए। आपने देखा रहेगा फरीद सर, कोविड के बाद इंडस्ट्री में बी क्लास वर्कशॉप की संख्या बढ़ी है। जो इंडस्ट्री बोलती थी कि इंडिया में बी क्लास वर्कशॉप चलाना मुश्किल हो जाए, वही इंडस्ट्री के अच्छे अच्छे लोगों ने अपने बी क्लास वर्कशॉप बनाए। उसका तो एक प्रॉपर डेटा है, मतलब शायद आपको पता होगा कि 2018 से लेकर 2020 तक 67% जो व्हीकल थी वो फ्री सर्विस खत्म होने के बाद, जब कंपनी की फ्री सर्विस खत्म हो जाती है, वो आफ्टर मार्केट में ही सर्विस हो रही थी और रिपेयर हो रही थी। अब ये जब डेटा रिलीज हुआ था मार्केट में, तो बहुत सारे प्लेयर जो थे वो इसमें सर्विस इंडस्ट्री में कूदने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी के मैनेजर्स थे जिनकी कोविड में जॉब गई। 4 एडवाइजर ने सोचा कि चलो यार मैं एक वर्कशॉप चालू कर लेता हूँ, और ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि वो इंडस्ट्री के लोग थे, तो वो जाएंगे कहाँ पे? उनके लिए तो यही बेस्ट है कि भाई वो लोग जो है इंडस्ट्री में वर्कशॉप चालू करें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आई
कि अभी का अगर हम लोग देखें तो मतलब 33% व्हीकल ही वहाँ पर जा रही थी, अभी जो है 67% व्हीकल वहाँ पर जा रही है। तो वहाँ पे जो है ना ये एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम हुई कि 33% व्हीकल ही कंपनीज में जा रही थी। तो अब क्या किया है पिछले 3-4 साल से कंपनी का भी एक पैटर्न आप देखने का कि 5 साल की फ्री सर्विस है, 4 साल की फ्री सर्विस है। वो उनका सस्टेनेबल मॉडल हो गया, क्योंकि उनके अपोज में अच्छे अच्छे व्हीकल्स वर्कशॉप खुले। जैसे आपने बोला ना कि आपका भी एक वर्कशॉप है, तो कैसे चल रहा है, तो यही मॉडल पे आता हूँ मैं कि अच्छे वर्कशॉप खुले, मतलब वही लोगों की सोच होगी। एक जीएम था, एक या अपन एग्जांपल लेते, एक वर्क्स मैनेजर था, उसने नवी मुंबई जैसे जगह पे एक वर्कशॉप डाली, ठीक है। उसने एक पेंट बूथ लगाया, 2 2-पोस्ट लिफ्ट लगाई, एक कॉम्प्रेसर लगाया, 2 टूल ट्रॉली, एक डेंटिंग की टूल ट्रॉली ली, 2 पेंट गन ली और काम स्टार्ट, ठीक है। अब ये काम स्टार्ट करने के लिए उसके 16 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए, ठीक है। सही बात है। उसके जगह का रेंट आ गया, उसके जगह का डिपॉजिट आ गया। अब उसको वर्कशॉप में वर्क्स मैनेजर बन के काम करने की आदत थी, मतलब वो एक एसी केबिन में बैठ रहा है और एसी केबिन के से सबको हैंडल कर रहा है। फ्लोर पे फ्लोर मैनेजर काम कर रहा है, फ्लोर सुपरवाइजर काम कर रहा है, देन सब कुछ रन हो रहा है, ठीक है। करेक्ट। यहाँ पे क्या हो गया ना फरीद सर, कि उसको वो ये भूल गया था कि मेरे वर्कशॉप में 70 गाड़ियां आ रही है, तो वो कैसे आ रही है। वो अगर समझो एक फॉर एग्जांपल, हम नाम नहीं लेना चाहिए किसी ब्रांड का, मगर फिर भी हम लेते कि एक समझो टाटा है या महिंद्रा या मारुति है, तो उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी रहती है, उनका एक अपना सर्वे रहता है कि थाना में मेरे इतने क्लाइंट है, इतने शोरूम है। वहां पे क्या हो गया है ना फरीद सर कि उसने ये तो समझ लिया कि टाटा महिंद्रा मारुति का एक अपना सर्वे रहता है कि ये एरिया में इतने वर्कशॉप होने चाहिए क्योंकि मेरे इतने क्लाइंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसको ये नहीं मालूम कि वो वर्कशॉप कहाँ पे डाल रहा है, उसके उतने का कितने क्लाइंट बनेंगे। वो सिर्फ एक रैंडम उसके दिमाग में हवा है कि यहाँ पे मैं वर्कशॉप डालूंगा तो इतने कस्टमर मेरे पास आएंगे। और वर्कशॉप में धंधा है, सर्विस में एक गाड़ी आती है तो 30% मार्जिन है। 30% मार्जिन रॉयल्टी अगर देखे जाए तो सर्विस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी होती है। 18 से 15% भी बहुत हो गया मिला तो, मगर उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है कि बिजनेस कैलकुलेशन में तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितनी। और एक और भी चीज़ है ना कि कंपनीज में हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब आप अगर सर्विस मैनेजर हो तो आप सिर्फ सर्विस हैंडल कर रहे हो, मगर सर्विस के लिए जो गाड़ी आ रही है उसके पीछे एक टीम होती है जो सर्वे करती है, सीआरई की पूरी टीम बैठी रहती है सर की, जो 40 गाड़ी लाने के लिए दिन की मेहनत करते हैं। 10 सीआरई बैठी रहती है जो कॉलिंग करती रहती है, अपडेट कर रहे होते हैं, सर्विस किसकी ड्यू है किसकी नहीं है, इस पे काम हुआ रहता है, ठीक है। तो एक ये, और 2019 कोविड के बाद बहुत सारे लोगों के जॉब गए, कई कोई बंदे ने 19 साल किसी वर्कशॉप में दिया, उसका सैलरी कट हो गया, वो हिसाब से वो फिर बिजनेस में आ गया। मगर मुझे है ना 2-3 चीज़ों का यहाँ पे ये हो रहा है कि क्वेश्चन आ रहा है रह कि ये इंडस्ट्री में इतने साल हमने काम किया, हमने भी मतलब कार वॉशिंग से लेके कार सर्विसिंग डायग्नोसिस तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है। हर मॉडल में हमने 7 साल 8 साल देने के बाद हमारी एक्सपर्टीज जनरेट हो गई। मगर जो एक मार्केटिंग का एक ये रहता है ना कि मार्केटिंग का एक दायरा रहता है कि कोई भी बिजनेस करो तो उसका तुम्हारे पास एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। हमने एक हर चीज़ का एनालिसिस किया था कि ये टाइम पे ये चीज़ चलेगी, ये टाइम पे ये चीज़ चलेगी। आज एक दौर है कि लोगों को ईसीएम रिपेयरिंग में पैसा दिख रहा है, ठीक है। मैं मानता हूँ ईसीएम रिपेयरिंग में पैसा है, आज दिख रहा है ना। जैसे आज लोगों को डिटेलिंग में पैसा दिख रहा है, डिटेलिंग में लोगों को पीपीएफ में पैसा दिख रहा है, सिरेमिक में पैसा दिख रहा है, मगर आज दिख रहा है। आगे चल के क्या होने वाला है, देखिए मेरे हिसाब से, आप मेरा अगर ओपिनियन आप इसमें लोगे ना, तो मैंने जितना मतलब इंडस्ट्री को स्टडी किया है, मैंने मतलब बहुत अच्छे वर्कशॉप्स के साथ में काम किया है जहाँ पे गाड़ियाँ रेगुलरली आती है, मल्टी ब्रांड में मैंने ज़्यादा काम किया है। तो उस हिसाब से कोई भी वर्कशॉप आज सस्टेनेबली बिजनेस नहीं बना सकता अगर वो लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लेके चल रहा है। लाइबिलिटीज़ क्या है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि हमारी ऑडियंस को भी समझ में आए कि मैं किन बारे में बातें कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो कि जब आपने वर्कशॉप चालू किया तो आपने एक मोटा कर्जा लिया था, उस कर्जे का आपका हफ्ता जाता है। अच्छा, इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है कि यहाँ पे ना एक टेक्नीशियन को बैंक तो लोन देती नहीं है। चलो हम ना वो जो इंडस्ट्री के जो सर्विस मैनेजर इनको साइड में रखते हैं जिनको बैंक लोन दे रही है कुछ और, हम लोग टेक्नीशियन जो हमारे रेगुलर टेक्नीशियन हैं उनको बैंक लोन तो देती नहीं। तो इनको जो है ना पथपेड़ी हो गया, स्मॉल फाइनेंसेस हो गए, एनबीएफसीज हो गई, ये इनको लोन दे देते हैं। अब अगर आपको लोन दिया एनबीएफसी ने, एनबीएफसी क्या कहता है कि, या स्मॉल फाइनेंसेस क्या कहते हैं कि आप हमको डेली पे करो। बराबर। अब दोस्तों अगर आप में से कोई भी ये चीज़ कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देता हूँ कि कहाँ पे चीज़ें गड़बड़ा रही है। देखिए
अब ऑटोमोबाइल की सर्विस का जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा इस बात पे टिका हुआ है कि आपके पास कितने क्लाइंट आएंगे और किस सर्विस के लिए आएंगे। आप सोचोगे मेरे पास 10 क्लाइंट आए लेकिन 10 के 10 ने मेरे पास में सिर्फ रेगुलर सर्विस करवाई, यानी रेगुलर मेंटेनेंस के लिए गाड़ी आई। रेगुलर मेंटेनेंस का मेरा लेबर बनता है 750 रुपया, 10 गाड़ी यानी 7,500 रुपया मेरे पास में आया। मेरा एक दिन का जो ये है 10 गाड़ी सर्विस करने के लिए आपके पास कम से कम इतनी जगह होनी चाहिए जहाँ पे 5 गाड़ी खड़ी हो सके, 5 गाड़ी आप बाहर खड़ी कर सके, राइट है। तो आपका लाइबिलिटी महीने का कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए यानी दिन का 3,000 रुपये तो आपका लाइबिलिटी यानी खर्चा है। अब आपने जो लोन लिया है 7,000 रुपया आपका आया, ठीक है, आपने आपकी लाइबिलिटी खर्चा है 3,000 रुपया, फिर आपने पगार वगार देनी है, ठीक है, ये सब मिला लो तो आपका खर्चा ही 5,000-5,500 है। और जो आपने लोन लिया है वो पतपेड़ी वाला आता है, वो स्मॉल फाइनेंसेस वाला आता है, उसने भी 3,000 रुपये आपके रोज के बांध के रखे, करेक्ट, तो आपको 3,000 रुपये उसको देना होता है। इसी वजह से दूसरा प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम तो ये बहुत बड़ी है। तो अगर मतलब मेरा ये कहना है, अगर एज ए टेक्नीशियन कोई ये काम कर रहा है तो प्लीज मत करो, ठीक है। जरूरी नहीं, आप एक अच्छे टेक्नीशियन हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आप एक बड़ा सा वर्कशॉप खोलें ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। कस्टमर आपकी सर्विस से ही अट्रैक्ट होगा, कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ। आपके पास पैसा नहीं है, समय थोड़ा लगाओ, 2 साल लगाओ ताकि आप कस्टमर बेस बना सको। दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, टेक्नीशियन को एक गंदी आदत होती है, वो होता है वेंडर का पैसा रुकाना। मतलब पेंट लेकर आ गए, या फिर समझो पेंटिंग डिपार्टमेंट अलग है, हम लोग बात कर ले मटेरियल का, पार्ट्स लेके आ गए, अगले महीने देता हूँ, ठीक है, 30 दिन में देता हूँ, अभी ले जाना, ऑयल का पैसा लटका रहे हैं। ये जो वेंडर का पैसा लटकाना है, ये धीरे धीरे आपके, समझ लीजिए जैसे आपने वेंडर का पैसा लटकाया वैसे आपके गले में एक आ गया फंदा, और जितना देर आप करते जाओगे फंदा कसते जाता है। क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल सर्विस इंडस्ट्री का जो ग्राफ है वो पूरे साल में अप डाउन होता रहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे टेक्नीशियन भाइयों को कस्टमर को लेकर आना पता नहीं है, कस्टमर मैनेजमेंट नहीं पता है, कस्टमर रिटेंशन नहीं पता है, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से ही काम करेंगे जहाँ पे हमें को कस्टमर रिलेशन नहीं पता, हमको कस्टमर कैसे लेकर आने, कस्टमर एक्विजिशन हमको नहीं पता है, कस्टमर रिटेंशन हमको नहीं पता है, मतलब कि एक कस्टमर मेरे पास आके गया, अब ये दोबारा भी मेरे पास ही आना चाहिए, अगर ये मुझे नहीं पता है तो इस हालत में हम अगले 10-15 साल तक बिजनेस में नहीं रह पाएंगे। फिर चाहे आप ईसीएम रिपेयरिंग का कोई और जोड़ लो। अच्छा, ये जो ईसीएम रिपेयरिंग की सीखने की बात आती है, और जिनका बिजनेस है, जिनके पास खुद की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो मैकेनिक से इसमें आ रहे होते हैं उनके लिए तो बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज ही नहीं होती है। ये सब इंसान तभी सोचता है जब उसका एग्जिस्टिंग काम धीरे धीरे कम हो रहा होता है। सही बात है ना। एक्स्ट्रा मनी तभी सोचेगा, एक्स्ट्रा मनी तभी सोचेगा जब उसका एग्जिस्टिंग काम, अच्छा एग्जिस्टिंग काम कम क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका काम की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, यानी आपका काम जो है, आपका प्रोफेशन जो है वो आपसे कुछ डिमांड कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है एक्सपर्टीज, आपका अपडेट, आप अपने आप को कितना तैयार रख रहे हो उस काम के हिसाब से। मगर हमारी वो एक्सपर्टीज नहीं है, हमारा एक्सपर्टीज आउटडेटेड हो गई, यानी पुरानी हो गई है। बराबर। यहाँ पे आके जो है ना, ये 4-5 ऐसी प्रॉब्लम जो मैंने फेस की है टेक्नीशियंस, एज ए टेक्नीशियन, कि हम लोग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कस्टमर का डेटा नहीं होता है। मेरे पास कई बार स्टूडेंट आते हैं तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, आपके कितने, मतलब गैरेज वाले आए हैं, मैं उनको पूछता हूँ आपके कितने कस्टमर होंगे। बोलते सर ऐसे कभी हिसाब नहीं किया, लेकिन बोला ऐसा अंदाज़ा मारो। बोले सर 500 कस्टमर तो होंगे। तो बोला 500 में से हर साल आपके पास कितने आते हैं? वो नहीं मालूम, वो नहीं मालूम है, राइट। ये जो है ना, इसी के लिए सीआरई रहती है वर्कशॉप। हाँ, वर्कशॉप में ये डेटा रखती है कि एक क्लाइंट आया था 40,000 किलोमीटर पे, करेक्ट 52 पे उसका ड्यूज होने वाला है सर्विस, तो उसको सर्विस रिमाइंडर। दूसरी चीज़ ये कि मैं मैकेनिक हूँ और मेरे वर्कशॉप में सिर्फ मैकेनिकल वर्क होता है, लेकिन मेरा मैकेनिकल वर्क जो है वो अप्रैल मई जून में ठंडा हो जाता है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि अप्रैल मई जून के लिए करूँ, इस तरह भी हम नहीं सोचते। उल्टा मैं खुद जो बचा बचाया पैसा है वो उठा के अपने गांव वगैरह जाके खर्चा कर देता हूँ, ठीक है, शादियों में जाके, और फिर अगले साल मुझे सेम चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इनमें आपकी एक्सपर्टीज़ का रोल ही नहीं है। इनका एक्सपर्टीज़ का रोल ये है कि आप कितने भी एक्सपर्ट हो, लेकिन आप कस्टमर मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, आप अपना वर्क फ्लो नहीं देख रहे हो, अपने कस्टमर का रिटेंशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो आप। हमारी ज़बान आज भी ख़राब है। एज ए टेक्नीशियन हम लोग गुटखा खा के ही बात करते हैं, हमें कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा है। मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूँ कि हम लोग बोलते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं,
मगर मैं काम कर रहा हूँ ना। तो दोस्तों यही तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाए हैं तो इसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि हमारे अंदर एरोगेंस पैदा होना चाहिए। सही बात है ना सर? मैंने तो बोला ना, एरोगेंस से तुम्हारे बिजनेस को मार, एरोगेंस बिजनेस को मार रहा तो नया प्लेयर आके तुम्हारी जगह लेके जाए, लेके जा रहा है। वो एक अच्छा वर्कशॉप डाल रहा है, हाँ। 4 बातें सुन के ले रहा है और तुम्हारा बिजनेस लेके जा रहा है फिर और क्योंकि तुम्हारा क्लाइंट जो है वो देख रहा है कि यार मैं फरीद भाई के पास आ रहा हूँ, फरीद भाई को इतना 10 साल से जान रहा हूँ, मेरे को सीधा बोल दिया आज काम नहीं होएगा, जा कल आ गाड़ी लेकर। और बाजू वाले ने बेचारे ने काम चल रहा था तो एक गाड़ी का काम रुका के मेरा काम करके करे। तो ये एरोगेंस जो है वो अभी छोड़ना पड़ेगा। और वर्क मैनेजमेंट भी नहीं है, वर्क मैनेजमेंट भी नहीं है कि कब किसको गाड़ी देनी है तो मैं कब कमिट करूँ। बोल देते हैं कल, फिर एक हफ्ते बाद गाड़ी दे रहे हैं। भाई साहब आज के टाइम पे गाड़ी जो है वो हर जिस इंसान के पास है वो उसकी नेसेसिटी है, मतलब वो उसके बिना नहीं रह सकता। चलो वो तो हमने एक मान लिया कि नए बिजनेस जो आ रहे हैं, नए वर्कशॉप जो आ रहे हैं वहाँ पे चलो थोड़ा बार वर्क एथिक्स रहेगा, एरोगेंसी कम रहेगी, नए वाले में एक वर्किंग स्टाइल रहेगा। मगर मुझे आपको ये सवाल करना है कि जो हमारे पुराने उस्ताद जी है, जैसा मेरे चैनल का नाम है ऑटो उस्ताद, तो मैंने उस्ताद जी जितने एक अच्छे मैकेनिक है, कोई चलो वही से काम करके मैकेनिक हो गया है, कोई रोड साइड ही अच्छे लेवल पे काम करके 10 साल 5 साल बहुत अच्छे लेवल पे मैकेनिक हो गया है। तो मुझे ये जानना है कि ये मैकेनिक को 2024 के बाद अगर सस्टेन होना है 2000, क्योंकि जिसकी उम्र 35-40 है तो और 15 साल आगे के उसको सस्टेन करना है, तो उसको क्या क्या नॉलेज उसके पास होना ज़रूरी है आज के दौर? सूर्यकांत सर, जैसे कि आपने सवाल किया, मैकेनिक्स हैं और जो लोग पहले से वर्कशॉप चला रहे हैं उन लोगों का आगे मतलब कैसे सस्टेन होगा। 2-3 चीज़ें तो चेंज करनी पड़ेगी बेसिकली। एक तो अपने आप को अपडेट कीजिए, और अपडेट करने का मतलब ये है कि अपने आप को ट्रेन कीजिए। सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कि इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा चलती है। यूरोप में, यूएस में अगर आप जाते हैं और आप टेक्निकल फील्ड में, टेक्निकल फील्ड किसको कहते हैं, जैसे हमारा मैकेनिकल वर्क है, इलेक्ट्रिशियन वर्क है, एसी टेक्नीशियन हो गए, इनको सबको हम टेक्निकल फील्ड कहते हैं। टेक्निकल फील्ड में कुछ रूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं कि आपको कंटिन्यू एजुकेशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज टेक्निकल फील्ड रोज रेगुलरली अपडेट होती है, नए नए चैलेंजेस उसमें आते हैं। तो उस केस में वहां पे हर साल आपको कम से कम 250 यूनिट लेने होते हैं, पॉइंट्स। और एक पॉइंट का मतलब होता है 1 घंटा, यानी 1 घंटे की ट्रेनिंग आपने अगर ली तो आप मतलब आपको 1 यूनिट मिलेगा। उसको बोलते हैं CEU, कंटिन्यूस एजुकेशन यूनिट। अब ये जो कंटिन्यूस एजुकेशन यूनिट है वो आपके CV में ऐड होते जाता है, आपको उसका सर्टिफिकेट जो मिलता है वो ऐड होता है। इससे आप किसी भी एम्प्लॉयर को, या अगर आपका कस्टमर है तो उसको ये पता चलता है कि ये आदमी कितना अप टू डेट है, इसने कितनी ट्रेनिंग हर साल ली है। तो एक तो सबसे ज़रूरी है कि अगर हमको सस्टेन करना है तो अपने आप को अपग्रेड कीजिए, और अपग्रेड करने के लिए टेक्निकली नॉलेज तो आपकी होनी चाहिए, बिकॉज आप एक टेक्नीशियन है, करेक्ट। दूसरी चीज़ सॉफ्ट स्किल भी लीजिए। सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है? टेक्निकल स्किल ले लिया आपने, सॉफ्ट स्किल होता है बात करने का तरीका, पहनने का तरीका, साफ सफाई। आज भी हमारे वर्कशॉप में गंदगी दिखाई देती है। हमारा एक टेक्नीशियन को मैं जानता हूँ जो कि एक ही कपड़ा 5 साल से पहन रहा है, उसी को धो धो के पहनता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि उसकी कमाई में कोई प्रॉब्लम है, कमाई है, मगर हमको वैसे ही रहना है, क्यों मैं एक कपड़ा खराब करूँ? आपका कस्टमर क्या डिमांड करता है, आपका कस्टमर कैसे रहता है, करेक्ट। आप उसके बराबर गाड़ियां चला रहे हो आज, लेकिन उसकी तरह कपड़े नहीं पहन रहे हो, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप अगर प्लेन में बैठने के लिए लायक हैं, ठीक है, तो प्लेन में जो आपको सर्विस देते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं? वो आप किस एक तरीके से वो आपको सर्विस ही दे रहे हैं ना। पायलट हो गए, ये सब कैसे कपड़े पहनते हैं? आपसे बेहतर कपड़े पहनते हैं, करेक्ट। तो हम भी एक कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं तो उसकी नज़रों में हमारी एक इज्जत होती है। अगर हमारे कपड़े अच्छे हों, हमारे वर्कशॉप में साफ सफाई हो, हमारी ज़बान साफ हो, तो दूसरी चीज़ तो ये। तीसरी चीज़ कि अपने बिजनेस को डिजिटली एक्टिवेट कीजिए, अपने कस्टमर तक पहुंचना शुरू कीजिए। इंतज़ार मत कीजिए कि आपका कस्टमर आपके पास आएगा, अपने कस्टमर के पास पहुंचिए, जाइए। कोई भी तरीका होता है। आज तो सिंपल सा तरीका एक ये भी हो गया कि आप यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हो, व्हाट्सएप पे वीडियो बना के डाल सकते हो, अपनी काबिलियत दिखाइए। आपको क्या लगता है अगर कोई यूट्यूबर बहुत पैसे कमा रहा है तो कैसे कमा रहा है? वो अपनी काबिलियत दिखा रहा है लोगों को यूट्यूब के जरिए, फ्री प्लेटफॉर्म के जरिए, तब वो अपनी कमाई कर पा रहा है।
तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, टेक्निकल होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, और अपने बिजनेस को जितना जल्दी हो सके, आपके बच्चे जवान हो रहे होंगे, सबको मोबाइल यूज़ करना आता है, ठीक है, उनको बोलिए भैया मेरा गूगल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करें ताकि मैं कस्टमर रिव्यू ले सकूं, यूट्यूब के ऊपर चैनल बना दे, इंस्टाग्राम के ऊपर चैनल बना दे ताकि मैं थोड़ा बहुत पोस्ट, जो भी आप पोस्ट करना चाहें। इंडिया में एक ट्रक ड्राइवर भी आज बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जा रहा है, तो 2 आप करोड़ रुपया कमा रहे हो, महीने के 2 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, करेक्ट। नहीं, तो यहाँ पे आप हर एक स्किल की कीमत है, लेकिन आपको दिखानी तो पड़ेगी। कीमत 2 सबके करोड़ लिए कमाने के लिए उसको आज भी ट्रक चलाना पड़ रहा है। सिंपल सी बात है। जाएगा नहीं तो मटन क्या बना रहा है, हाँ। वो बता नहीं पाएगा, ठीक है। एक और एक चीज मुझे मैं बताना चाहता अपने हूँ, इंडस्ट्री का फरीद सर मैं सभी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ अपने इंडस्ट्री में एक है ना हवा बन चुकी है, स्कैनर। हाँ, उसी को रगड़े जा रहे हैं तो सब। हाँ, मतलब कोई भी टेक्नीशियन है ना, उसी के नाम उसके पे पास वीडियो बनाया खाली जा रहा है। टाइम है ना, हाँ। वो उठ के पूछेगा सबसे अच्छा स्कैनर कौन सा, बस पागल के जैसा देखते रहेगा। करेक्ट। वो ये नहीं देखेगा उसके पास एक हुंडई की गाड़ी खड़ी है, उसके स्टीयरिंग एंगल सेंसर के बारे में मैं जानूं ताकि मेरा नॉलेज अब बहुत अच्छा हमारे यूट्यूबर भाई है, बहुत अच्छे जिन्होंने बहुत अच्छा लेवल पे काम किया है, डेडिकेशन दिया है, डीपीएफ सर्विसिंग के वीडियो डाले हुए बहुत अच्छे, जिनके बड़े बड़े, अभी हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम अगर नाम लेंगे तो उनको लगेगा एडवांटेज लेंगे, मगर हमको किसी का नाम नहीं लेना है। मगर मैं सबको बताता हूँ कि अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जिन्होंने एक एक पॉइंट्स बताए हुए कि ये वायरिंग कहाँ कट हुई थी, क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जाके है ना वो वीडियो देखो, ना कि ये देखो कि मुझे एक्सटूल लेना है, ऑटेल लेना है, लॉन्च लेना है, फलाना लेना है। और एक है कि ऑटेल वाला एक्सटूल के बारे में क्या बोल रहा है, हाँ। एक्सटूल वाला उसके बारे में क्या बोल रहा है। तुम्हारा काम नहीं है भाई साहब, ये ये सब- तुम्हारा काम ये ये सब है कि हमारा तुम काम नहीं जाके है। अपना नॉलेज बढ़ाओ कि होटल में काम हो रहा है तो क्या काम हो रहा है और वो कैसे हो रहा है। फंक्शन और देखिए, वो आप- फंक्शन आप- देखिए, वो और अपने YouTube दिमाग के ऊपर में। तो बहुत सारा नॉलेज है। सेकंड यूनिवर्सिटी, लार्जेस्ट Second यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। आज अगर कोई सीखना चाहे तो YouTube पे, हमारे चैनल पे भी अगर जाएंगे, हमने टेक्निकल वीडियोस जो बनाई है, बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। तो ठीक है ये ना? जो है अपने टेक्नीशियन आधा टाइम यूट्यूब पे वेस्ट करते हैं। हाँ। जैसे आपने बोला उनको यूनिट्स लेने चाहिए, मतलब स्किल लेना चाहिए। स्किल लेना तो चाहिए। स्किल वो क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनका आधा टाइम इसी पे जा रहा है। करेक्ट। वो तो जाते हैं सेंसर ढूंढने और घुस जाते हैं स्कैनर में। भाई साहब तुम सेंसर की स्टडी लो, कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाओ, अच्छे से सेंसर टेस्टिंग सीखो। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ऑनलाइन सीखने तुमको लगता है कि नहीं सीख पाते, ठीक है, मगर पिक्चर ही देखनी है तो अच्छी देखो ना। वही घिसी पिटी पिक्चर, ये देखो इसमें ये काम नहीं होता, देखो तुमको क्या मिलने वाला है उसमें काम नहीं होता है, सही बात तुम्हारा है। काम कहाँ से बनने वाला है वो देखो तुम, ठीक है। नहीं, दूसरा एक चीज़ और क्या होता है, देखिए इस तरीके से ना कई बार हम लोग ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं। जैसे मेरे स्कैनर का बजट था 30,000 रुपये, 50,000 रुपये, और जस्ट बिकॉज मैंने किसी की वीडियो देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, तो अब मैंने बजट बढ़ा दिया, मैं ₹1,00,000 भी। अच्छा, जो मैं बजट के बाहर गया हूँ वो मैं कर्जा लेके दे रहा हूँ, और फिर वो मेरा एक बंदा आएगा रोज के पैसे ले जाएगा, तो मेरी कमाई तो वही ले जाएगा। नहीं, ये कैसा है ना, अपने इंडस्ट्री में सोशल मीडिया का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है। किसी के हाथ में आईफोन देखा, हमने आईफोन खरीद लिया। अरे तेरे को आईफोन की जरूरत क्या है? अगर तुझे जरूरत नहीं है तो तुझे आईफोन नहीं लेना चाहिए। सही बात। वैसे अगर तुझे 1,30,000 के स्कैनर की अभी जरूरत नहीं है तो तुझे अभी 30,000 का लेना था। सही बात। 1,00,000 तुझे संभल के रखने थे ताकि जिस दिन तुझे लेना है उस दिन वो ₹1,00,000 काम। अभी तो ₹1,00,000 का स्कैनर लेगा, 2 साल में उसको समझेगा, तब तक अपडेट खत्म हो जाएगा, तभी तो तेरा 30,000 के भी लायक वो स्कैनर नहीं रहेगा। तो यही तो सबसे बड़ी आधे से ज्यादा लोगों को मैं ये समझाता हूँ, भाई तुम एंड्रॉइड चलाना सीख रहे हो तो पहले एंड्रॉइड लो, धीरे धीरे बढ़ो। सही बात। तुम्हारे पास बहुत टाइम है। नए नए बच्चे हैं सर जो मेहनत करते हैं, 70, 80, 90 हज़ार के स्कैनर उठाते हैं और उनको ये नहीं मालूम रहता है कि स्टीयरिंग एंगल कैलिब्रेशन कैसे करना है, इंजेक्टर कोडिंग कैसे करना है, जो छोटे छोटे टिकट्स में भी होते हैं। सभी ब्रांड के जो छोटे टिकट्स है उसमें भी हो सकता है, मगर उनको R&D करनी नहीं है। उन्होंने देखा कि फलाना यूट्यूबर बोल रहा है एक्सटूल अच्छा है, ये बोल रहा है होटल अच्छा नहीं है, फिर फोन करके पूछेंगे सूर्यकांत सर एक बात पूछूं मैं, होटल अच्छा है कि एक्सटूल अच्छा है? अब मैं तुझे क्या समझा रहा हूँ वो लेना भाई साहब, तुम होटल क्यों ले रहे हो? तुम्हारा जो बजट है और तुम्हारी जो अभी की तुम्हारी जो ताकत है, स्किल है, उसके हिसाब से लो। तो जैसा आपने बोला है सर, ये स्किल डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमको अभी तुम्हारी उम्र 30 भी है, 35 भी है, तो अभी तुम्हारे पास और 15-20 साल है। तुम ये मत सोचना कि मेरी उम्र तो ढल गई, क्योंकि ऐसे सोच के जो कार्बोरेटर पे काम कर रहे थे, डायनोमो में जो काम कर रहे थे, सही बात। उन्होंने अपनी वाट वहीं लगा के